अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। निदा निदा फैसल की तेज़ धार निदा के कानों से टकराई। या अल्लाह खैर, निदा के मुंह से बेइख्तियार निकला। कितनी दफ़ा समझाया है, मैं जब घर आऊं तो गेट खुद खोला करो। फैसल की गुस्सीली आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी और निदा ने जल्दी जल्दी तवे से रोटी उतारी। फ्रिज खोलकर ठंडे पानी की बोतल और ग्लास लेकर लाउंज की समत दौड़ लगाई, लेकिन लाउंज खाली था। फैसल अपने कमरे में जा चुका था और लाउंज के दाखिली दरवाजे के करीब ही रेशमा खड़ी थी, नहायत ही नादम और शर्मिंदा सी। निदा ने एक निगाह उसके सरापे पे डाली। आज तो बेचारी अच्छी भली साफ सुथरी है, ना जाने क्यों फैसल इससे इस कदर चिढ़ते हैं। साहब के बाहर आने से पहले जल्दी जल्दी टेबल पे लगा दो और फिर किचन में जाके बैठ जाओ। रेशमा को जल्दी जल्दी हिदायत देते हुए वो कमरे की जानिब बढ़ गई। 4 साल कबल जब निदा ने 2 जुड़वा बेटों आलियान और काशान को जन्म दिया तो उसकी हालत नहायत ख़राब थी। एक तो वो वैसे ही कमज़ोर थी, ऊपर से बड़ा ऑपरेशन, अकेली जान और 2 एक जैसे बच्चों का साथ, इन सब ने मिलजुल कर निदा को हलकान कर रखा था। ऐसे में जब मुल्तान से उसकी बड़ी नंद सोफिया आपा आई तो घर और निदा को देखकर हैरान रह गई। उन्होंने वापस जाते हुए फौरन रेशमा को निदा के पास भिजवा दिया। रेशमा का तकरीबन सारा खानदान ही लाहौर के मुख्तलिफ घरों में कुल वक्ती मुलाजिमत करता था। रेशमा की एक खाला भी निदा ही के इलाके में किसी की मुलाजिमा थी। 12-13 साला फरबी माइल बदन की मालिक रेशमा काफी फुर्तीली लड़की थी। उसने आते ही निदा और घर को अच्छी तरह संभाल लिया। वैसे भी निदा के घर का हर काम वो बड़ी दिल जमई से करती थी। इसकी वजह निदा का हुस्न इखलाक था। उसका सलूक रेशमा से कभी भी काम वालियों जैसा ना था, बल्कि उसने हमेशा रेशमा को घर का एक फर्द ही समझा। वैसे तो रेशमा में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन वो अपनी जिस्मानी सफाई का ख्याल न रखती थी। कई कई दिन तक नामो नहाती थी और ना ही लिबास तब्दील करती थी, और यही बात निदा की नफासत पसंद तबीयत पे गरां गुजरती। निदा को रेशमा के बदन से उठने वाली पसीने की बू बड़ी नागवार लगती, लिहाजा उसने रेशमा की सफाई सुथराई पे खसूसी तवज्जो दी। उसे अच्छा साबुन, शैम्पू, टैल्कम पाउडर लाकर देने के अलावा रोज़ाना नहाने की भी हदायत की गई, जिसके नतीजे में रेशमा पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर नजर आने लगी। अब पिछले माह से निदा के लिए एक नया मसला खड़ा हो गया था, और वो मसला था फैसल, जो ना जाने क्यों रेशमा से चिढ़ने लगा था। जैसे ही रेशमा उसके सामने आती बिला वजह चिल्लाने लगता। यहाँ तक कि अगर निदा कहीं मसरूफ होती और रेशमा गेट खोल देती तो समझो उस बेचारी की शामत ही आ जाती। निदा हर मुमकिन कोशिश करती कि रेशमा फैसल के सामने कम से कम आए, लेकिन चूंकि वो कुल वक्ती मुलाजिमा थी इसलिए ऐसा भी मुमकिन न था। और निदा को रेशमा के आराम की इस कदर आदत हो गई थी कि वो उसे गांव भी वापस न भेज सकती थी। आलियान और काशान स्कूल जाने लगे तो निदा को इत्मीनान नसीब हुआ, लेकिन उन्हीं दिनों अचानक ही उसकी तबीयत खराब हो गई। उसका 3 माह का अबॉर्शन हो गया। डॉक्टर ने उसे मुकम्मल बेड रेस्ट बताया, और इन हालात में जिस तरह रेशमा ने निदा, घर और बच्चे संभाले, उसने निदा को मजीद रेशमा का गर्विदा कर दिया। बाजी, आपका फ़ोन है। उस रोज़ वो नहाकर बाथरूम से निकली ही थी कि रेशमा कॉर्डलेस हाथ में लिए आ गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, जीती रहो बेटा। हमने सोचा तुम्हें तो हम याद ही नहीं है, हम खुद ही याद कर लें। जुबैदा बेगम ने मोहब्बत से शिकवा करते हुए कहा। ऐसी बात नहीं है अम्मी, आपको पता है मेरी तबीयत कुछ माह से ठीक नहीं थी। बहरहाल जाने दें, ये बताएं आज सुबह सुबह कैसे याद कर लिया? ऐसे ही बेटा, दिल उदास था तुम्हें देखने के लिए। 2 दिन रहने के लिए आ जाओ ना, तुम्हारे अब्बू भी बहुत याद कर रहे हैं। आज खैर से जुमा है, फहद को भेज देती हूँ तुम्हें लेने के लिए, और फैसल मियाँ से भी कह देना शाम में आ जाए। जुबैदा बेगम ने खुद ही तमाम प्रोग्राम तरतीब दे डाला। ठीक है अम्मी, आप फहद को भेज दें।
अम्मी का फ़ोन रखते ही निदा ने फैसल को फ़ोन करके सब तफसील बता दी। ठीक है, तुम चली जाओ, मैं शाम में तो नहीं आ सकूँगा, मेरी तरफ से माजरत कर लेना। इंशाल्लाह तुम्हें लेने इतवार की शाम को ज़रूर आ जाऊँगा। और हाँ, फ़ोन बंद करते करते अचानक ही उसे कुछ याद आया। रेशमा भी तुम्हारे साथ जाएगी? नहीं, असल में वो खुद कई दिनों से मुझे अपनी खाला के यहाँ जाने का कह रही है। मेरा ख्याल है उसे वहाँ छोड़ दूँगी। निदा ने पुरख्याल अंदाज में जवाब दिया। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह हाफिज। निदा ने जल्दी जल्दी पैकिंग की। 2 छोटे बच्चों का सामान, अपना सामान रखते रखते ही 11 बज गए। तकरीबन 12 बजे दोनों बच्चे स्कूल से आए। उन्होंने भी खाना ही खाया था कि फहद लेने आ गया। आते ही उसने भी जल्दी का शोर मचा दिया। सब्र करो, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे मेरी प्यारी आपी, जुमे की नमाज का टाइम हो रहा है और मैंने घर जाके अभी नहाना भी है। आप तो जानती हैं कि जुमे के दिन नहाना सुन्नत है और मैं हमेशा जुमा पढ़ने के लिए नहा कर ही जाता हूँ। फहद ने तफसील से जवाब दिया। चलो रेशमा, जल्दी से आ जाओ, निदा ने आवाज़ लगाई। रेशमा की खाला दूसरे ब्लॉक में ही काम करती थी। उसे खाला के यहाँ ड्रॉप करके निदा ने खास हिदायत की, मैं इतवार की शाम को घर आऊँगी तो वापस जाते हुए तुम्हें भी ले लूँगी, ठीक है ना? ठीक है बाजी जी, अल्लाह हाफिज। रेशमा ने आलियान और काशान को प्यार करते हुए कहा। और फिर अम्मी के घर आते ही शाम तक आलियान को बुखार हो गया। अम्मी और निदा जाकर करीबी डॉक्टर से दवा ले आईं, लेकिन रात होते हुए बुखार में शिद्दत आ गई और जैसे ही बुखार ने शिद्दत इख्तियार की, आलियान को फैसल की याद सताने लगी और अब वो वापस घर जाने की जिद करने लगा। रात काफ़ी बीत गई थी। निदा ने बड़ी मुश्किलों से उसे खामोश करवाया, लेकिन रात भर उस बच्चे ने निदा को खूब सताया। बड़ी मुश्किल से निदा ने रात काटी और सुबह नाश्ता करते ही सामान पैक करने लगी। अभी तुम कल ही तो आई हो, जुबैदा बेगम ने उसे सामान पैक करते हुए देख के टोका। क्या करूं अम्मी, आप खुद देख लें, आली किस कदर तंग कर रहा है। निदा ने थकी थकी आवाज में जवाब दिया। उसने जल्दी से फैसल को भी फोन किया। फैसल प्लीज, आप आकर मुझे ले जाएं, वो रोने वाली आवाज में बोली। क्या हुआ यार, क्यों रो रही हो? खैरियत तो है, बच्चे तो ठीक हैं? फैसल ने परेशानी के आलम में लगातार सवाल किए। बस खैरियत नहीं है, आलियान की तबीयत रात से खराब है, सारी रात घर जाने की जिद करता रहा है, अभी भी बहुत रो रहा है और आप तो जानते ही हैं कि वो किस कदर जिद्दी है। हाँ तो ले जाओ घर, बल्कि ऐसा करो घर जाते हुए डॉक्टर उस्मान से उसका चेकअप भी करवाती जाना। फैसल ने अपने फैमिली डॉक्टर का जिक्र करते हुए कहा। कैसे घर जाऊं, चाबियां तो लेकर नहीं आई, इसीलिए तो आपको फ़ोन किया है कि मुझे आकर ले जाएं। ओह सॉरी यार, मैं तो अभी नहीं आ सकता क्योंकि मैं तो ऑफिस के काम से गवादर आया हुआ हूँ। वापस आते आते तो मगरिब ही हो जाएगी। ऐसा करो तुम आलियान को डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं वापस आते ही तुम्हें पिक कर लूँगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और तभी पैकिंग वगैरह करते हुए उसने जब आलियान की दवाइयाँ रखने के लिए अपने पर्स की जिप खोली तो एकदम चाबियों से उसका हाथ टकराया और तभी उसे याद आया कि उसने घर की चाबी की एक कॉपी करवा के बहुत दिन पहले एहतियातन अपने पर्स में रखी थी। एक चाबी हमेशा फैसल के पास ही होती थी। वो चाबी जो वो अमूमन अपने साथ ले जाया करती थी, वो गलती से घर के अंदर ही रह गई थी और उसे याद ही ना था कि इस बैग में घर की चाबियों का एक और गुच्छा पड़ा हुआ है। अब जो मिले तो उसे खुद भी हैरत हुई अपनी याददाश्त पर। शुक्र है अल्लाह का, मैं भी किस कदर भुलक्कड़ हो गई हूँ। फहद ऑफिस जाने के लिए तकरीबन तैयार ही था। बेटा, जाते हुए निदा और आली को घर ड्रॉप कर दो। क्यों, खैरियत? अभी कल ही तो आप ही आई हैं। फहद ने चाय पीते हुए हैरत से दरियाफ्त किया। आली घर जाने की बहुत जिद कर रहा है, काशान को हम खुद ही कल शाम घर छोड़ देंगे। ठीक है आप भी, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, जल्दी से आ जाएं। निदा ने फिर जल्दी जल्दी काशान का सामान अलग किया और फहद के साथ घर जाने के लिए रवाना हो गई। रास्ते में ही आलियान सो गया। फहद उसे गेट के पास उतार कर जल्दी से गाड़ी ले गया क्योंकि उसे ऑफिस को देर हो रही थी। सोए हुए आली को निदा ने मुश्किल संभाला, कंधे पे बैग डाला और जल्दी जल्दी गेट का लॉक खोला। चाबी तो उसे बैग से मिल ही गई थी। गेट खोलते ही निदा को हैरत का शदीद झटका लगा
کیونکہ فیصل کی گاڑی سامنے ہی پورچ میں کھڑی تھی۔ فیصل اور گھر پر ابھی گھنٹہ بھر قبل تو یہ گوادر میں تھے، اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ شاید پھر فیصل آفس کی گاڑی میں گئے ہوں، آج گاڑی لے کے ہی نہ گئے ہوں۔ ندا نے خود کو تسلی دیتے ہوئے سوچا، لیکن نہ جانے کیوں ندا کی چھٹی حس بیدار ہو کر اسے کچھ غلط ہونے کا سگنل دے رہی تھی۔ اس نے بڑی احتیاط سے لاؤنج کا دروازہ کھولا، آلی کو جوتوں سمیت ہی صوفے پر ڈال دیا۔ چونکہ وہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا اس لیے بے خبری کی نیند سو رہا تھا۔ ندا نے صوفے کے قریب ہی اپنا بیگ رکھا اور آہستہ سے دبے پاؤں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مبادا یہ کہ تھوڑی بھی آہٹ ہوتی تو آلی جاگ جاتا، اور جو ضد اس نے ساری رات سے لگا رکھی تھی پھر سے وہی شروع کر دیتا۔ فیصل کے گھر آنے تک جتنا یہ سوتا اتنا ہی ندا کے لیے بھی سکون رہتا۔ کمرے کا دروازہ تو کھلا ہوا تھا، لیکن دروازے پہ پڑے دبیز پردوں نے دوسری طرف کے منظر کو مکمل طور پہ چھپا دیا تھا۔ اس سے قبل کہ ندا پردہ ہٹاتی، اندر سے آتی کھنکتی ہنسی کی آواز اور چوڑیوں کی جھنکار نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ صاحب، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے۔ اندر سے آنے والی آواز سن کر ندا کو ایسے لگا جیسے آسمان اس کے سر پہ آ گرا ہو۔ ریشما یہ اندر کیا کر رہی ہے؟ یہ سوال دل میں آتے ہی ندا نے چاہا کہ فوراً کمرے میں جائے اور ریشما سے پوچھے کہ جب میں نے منع کیا تھا صاحب کے سامنے کم کم آیا کرو، وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، تو پھر کیوں یہ صاحب کے کمرے میں آئی ہے؟ غصے سے برا حال ہو رہا تھا اس کا۔ وہ یہ بھی بھول گئی کہ ریشما کو تو اس نے خود اس کی خالہ کے پاس چھوڑا تھا، تو پھر وہ کس کے ساتھ آئی ہے؟ اس سے قبل کہ وہ غصے میں بے اختیار ہو کے کمرے میں داخل ہوتی، اندر سے آتی فیصل کی آواز نے اسے کھڑے قد سے زمین بوس کر دیا۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر تمہیں کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، پھر بھی صاحب جی، ندا باجی کیا سوچیں گی؟ ریشما نے کھنکتی ہوئی آواز میں اٹلا کے کہا۔ اوہ خدایا، یہ ریشما ہے! ندا کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ اگر کسی اور سے یہ سب سنتی تو مان کر نہ دیتی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ریشما اس قدر بھی گر سکتی ہے، لیکن وہ خود اپنے کانوں کا سنا کس طرح جھٹلا سکتی تھی؟ ندا بی بی کو بتائیں گے تو پتا چلے گا نا، فیصل نے جذبات سے بوجھل آواز میں کہا۔ ویسے بھی 2 سالوں سے تو اسے پتا نہ چلا، اس کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے نا سب، تو اب کیا پتا چلے گا؟ اور فرض کرو چل بھی گیا تو اس کی کیا اوقات ہے، کیا کر لے گی؟ بس اب تم کچھ دیر کے لیے نا اپنی ندا باجی کو بھول کر صرف اور صرف مجھ پہ توجہ دو۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ خوبصورت تنہائی کے لمحات جو آج ہمیں نصیب ہوئے ہیں ہم ادھر ادھر کی باتوں میں گزار دیں، اور پھر پتہ نہیں کب ہمیں یہ تنہائی کے لمحات نصیب ہوں گے۔ فیصل کی استضائیہ آواز آئی، اور جواب میں ریشما کی سرشار مستی سے بھرپور ہنسی۔ ندا کو اس وقت اس کی اوقات یاد دلا گئی۔ اس کا دل چاہا کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس قدر بے وقتی، اور وہ بھی ریشما جیسی عورت کے سامنے۔ اس کا فخر و غرور، مان، محبت سب کچھ مٹی میں مل گیا۔ دل تو چاہ رہا تھا اندر جائے اور دونوں کو ان کی اوقات بتا دے۔ اور ریشما کیسے چھوٹی بہنوں کی طرح ندا نے اس کا خیال رکھا تھا۔ فیصل کس قدر اندھا اعتبار تھا اسے فیصل پر۔ ان دنوں وہ BA کے سالانہ امتحانات دے رہی تھی جب اس کے لیے فیصل کا رشتہ قبول کر لیا گیا تھا۔ باپ اور بھائی کے بعد اس کی زندگی میں آنے والا یہ تیسرا مرد، اور اس تیسرے مرد پہ جیسے اس کی کائنات ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بیٹوں نے اس کی زندگی مکمل کر دی تھی۔ تو پھر فیصل اور ریشما، کیا کمی تھی ندا میں؟ خوبصورت تھی، حسین تھی، خوش اخلاق تھی، پہننا اوڑھنا آتا تھا، گھر گھرستی چلا رہی تھی، اور تو اور 2 بیٹے اس نے دیے تھے فیصل کو۔ پھر کس چیز کی کمی تھی کہ فیصل یوں منہ مارنے پہ اتر آیا تھا، اتنا گر گیا تھا کہ حلال اور حرام بھی بھول گیا تھا۔ پہلا خیال تو اس کے دل میں یہی آیا تھا کہ کمرے میں داخل ہو اور دونوں کو ان کی اوقات بتا دے، بچے لے اور واپس ماں کے گھر چلی جائے، کبھی مڑ کے اس آدمی کی شکل بھی نہ دیکھے۔ لیکن وہ جو سیانے کہتے ہیں نا کہ فیصلہ کبھی بھی جذبات سے اور غصے میں آ کر نہیں کرنا چاہیے،
बस वो कभी की कहीं सुनी बात एकदम जैसे निदा के राह की रुकावट बन गई, और सिर्फ एक लम्हा लगा उसे फैसला करने में। ये वक्त जोश से काम लेने का ना था, ये तो होश में आने का वक्त था। वो नहायत खामोशी से वापस पलट गई, लाउंज में दाखिल होकर सोए हुए आलियान को उठाया, अपना बैग लिया और जिस खामोशी से आई थी उससे भी ज्यादा खामोशी से चुपचाप घर का गेट आहिस्तगी से खोलकर बाहर आ गई। कुछ ही फासले पर उसे खाली टैक्सी खड़ी नजर आई थी। टैक्सी वाले को पता समझाते ही पिछली सीट पे निढाल से गिर गई, और फिर पता नहीं सफर कैसे कटा। वो तो बस सारा रास्ता अपने रुके हुए आंसू खामोशी से बहाने में गुजारती रही, क्योंकि वो जान चुकी थी कि अब ये आंसू और रोना ही उसका मुकद्दर है। फिर जैसे ही वो अम्मी के घर आई तो जुबैदा बेगम उसे देख के हैरान रह गई। खैरियत तो है बेटा, क्या हुआ? अभी तो तुम गई थी। कुछ नहीं अम्मी, वहां जाते ही जिद करने लगा, नानों के घर वापस जाना है। निदा ने रिंधी हुई आवाज में जवाब दिया। अल्लाह जाने तुम माए आजकल बच्चे किस तरह पाल रही हो। हमें तो कभी बच्चों ने इतना ना सताया जितना तुम्हारे बालिश भर के बच्चे ने। रात से तुम्हारा जीना हराम कर रखा है। जुबैदा बेगम ने उसके रोने से कुछ और ही नतीजा अखज़ किया और बुड़बुड़ाते हुए किचन में चली गई और जल्द ही शरबत का जग लेके वापस आई। अम्मी प्लीज आप फैसल को ना बताइएगा कि मैं घर गई थी। निदा ने पानी पी के लजाजत से अम्मी से इल्तिजा की। वो क्यों? दरअसल फैसल मेरे अकेले यूं टैक्सी में वापस आने पे बहुत नाराज होंगे। जुबैदा बेगम के सवालिया देखने पर निदा ने जल्दी से वजाहत की। और फिर फैसल तकरीबन रात के 7 बजे के करीब आया, हशाश बशाश, निखरा निखरा और खूब ताज़ा दम। लगता ही ना था कि गवादर से सीधा आ रहा है। कोई और वक्त होता तो शायद निदा भी ये कह देती, लेकिन अब तो वो आगही का कर भुगत चुकी थी। लिहाजा खामोशी से दोनों बच्चों को लिया और वापसी की राह ली। रास्ता भर वो अल्लाह का शुक्र अदा करती रही कि दोपहर में उसकी घर आमद का इल्म फैसल को न हुआ, और अगर ऐसा हो जाता तो इससे आगे वो सोचना ही ना चाहती थी। क्रीम ब्लॉक से रेशमा को ले ले, निदा ने खिड़की से बाहर देखते हुए सरसरी सा कहा। रहने दो तुम, रेशमा को खुद ही कल आ जाएगी। खामखा मुझे तो उससे उलझन सी होने लगती है, गंदी बदबूदार गलीज लड़की। फैसल ने कदरे नखुवत से कहा, और निदा उसकी शक्ल देखकर सोचती रह गई। और फिर उसने गौर से फैसल की शक्ल देखते हुए कहा था, मैंने भी फैसला कर लिया है फैसल, आपको रेशमा से इतनी ही चिढ़ है, मैं उसे काम से फारिग कर दूंगी, उसकी खाला को पैगाम भिजवा दूंगी। मैं अब खुद इस काबिल हूँ कि सारे घर को देख लूंगी। फैसल एकदम गड़बड़ाया था। कैसे देख लोगी? और इसकी क्या गारंटी है कि आगे जो आएगी वो कोई रेशमा से बेहतर होगी? ऐसी ही होती हैं ये काम वालियां। काम चल रहा है, चलने दो। ऐ अल्लाह, किस कदर दोगला है ये शख्स। जाहिर में कुछ, बातिन में कुछ और। बाज़ाहिर साफ सुथरा नजर आने वाला ये शख्स अंदर से कितना गंदा और बदबूदार है, ये तो सिर्फ वही जानती थी, लेकिन इसका इजहार किसी से ना कर सकती थी, क्योंकि वो जानती थी इस मुआशरे में सिर्फ उस औरत की इज्जत है जिसकी इज्जत उसके घर में हो। और अगर सब कुछ हो जाने के बाद घर की 4 दीवारी उससे छीन गई तो वो कहाँ जाएगी? खुद को दुनिया के सामने खुशो खुर्रम और आसूदा जाहिर करने में ही उसकी भलाई और इज्जत थी, और इस सब के लिए ज़रूरी था कि वो अपने और फैसल के दरमियान मौजूद भरम को उस वक्त तक कायम रखने की कोशिश करे जब तक कर सकती है। इसी में उसकी और उसके बच्चों की भलाई थी। ये तो तय था कि फैसल अब उसकी ज़िंदगी में पहले वाला मुकाम कभी हासिल नहीं कर सकेगा, लेकिन ये भी तय था कि उसके बच्चों का कोई और बाप भी नहीं बन सकेगा। तो फिर कैसे वो इस बेरहम मुआशरे में, जहाँ उसने एक यतीम बच्ची को अपनी छोटी बहन और बेटी का रुतबा देके घर में रखा था, और एक मर्द जिससे उसने निकाह करके उसे अपने मजाजी खुदा का रुतबा दिया था, उस पे अंधा एतबार किया था, उन्हीं 2 काबिल एतबार हस्तियों के हाथों डसे जाने के बाद वो जो खुद अभी जवां थी, हसीन थी, उसके बच्चे अभी कम सिन थे, कैसे
कैसे वो अब इस मुआशरे के किसी भी इंसान पे एतबार कर सकती थी। एक इंसान का असली रूप तो देख लिया था ना, और अब उसे उस इंसान से किसी भलाई की बल्कि किसी भी तरह की तवक्को न थी। आज अगर फैसल उसके साथ रहते हुए भी उसकी अमानत में खयानत कर रहा था, तो वो तो अपना जायज़ हक इस्तेमाल कर रही थी। एक बीवी का हक और 2 बच्चों की माँ का हक। कम से कम बच्चों का और उसका नान नफका तो इस मर्द के ही ज़िम्मे था ना। और जब तक हालात उसके कुछ समझ में ना आते, वो तैश में आकर कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी, कोई भी जज्बाती कदम नहीं उठाना चाहती थी। ये तो वो भी नहीं जानती थी कि कब तक वो ये भरम कायम रख पाएगी।